नमस्कार। 2024 जनादेश आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। टीवी 24 पर सुबह से ही पल पल की अपडेट्स आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर के हम दे रहे थे। विजयपुर और बुधनी की भी हमने बात की। इसके अलावा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर भी हमने चर्चा की है और झारखंड पर भी हमने आपको बड़ा अपडेट दिया है। और अब हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से। उनसे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इलेक्शन ब्रेकिंग आपको बता दें, राजधानी रायपुर से दक्षिण उपचुनाव में सुनील सोनी की बड़ी जीत हुई है। दक्षिण उपचुनाव में सुनील सोनी की बड़ी जीत हुई है। रायपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें आपको 46,000 से अधिक वोटों से आकाश शर्मा को इन्होंने हराया है। 46,000 से अधिक वोटों से हार चुके हैं कांग्रेस के आकाश शर्मा। तो रायपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इलेक्शन ब्रेकिंग आपको लगातार टीवी 24 पर हम बता रहे हैं। सुनील सोनी को कुल 89,220 वोट मिले हैं। 89,220 वोट मिले हैं और जो लीड है, जो मार्जिन है जीत का, वो 46,000 वोटों का बताया जा रहा है। और उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी ने बड़ी जीत दर्ज की है। तो हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ आपको बता दें वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौबे जी हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष प्रीति उपाध्याय जी रखेंगे। प्रीति मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रवीण साहू जी भाजपा का पक्ष रखेंगे। प्रवीण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी हमारी चर्चा होगी। आपको बता दें योगेश गुप्ता जी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह राजावत जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ का ही हम रुख करते हैं। प्रवीण जी, सबसे पहले तो जीत की बहुत बहुत बधाई। 46,000 का जो मार्जिन है, क्या उम्मीद थी कि ये लीड मिलेगी या इसे बड़ी मार्जिन सोच करके चल रही थी पार्टी? देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। आप समस्त दर्शकों को, समस्त पैनलिस्ट, पत्रकार महोदय को नमस्कार। मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा समस्त मतदाताओं का, जिनके मत के माध्यम से आज भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे रायपुर दक्षिण हो, चाहे महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश हो जी, ऐसे समस्त स्थानों पर झारखंड के भी मतदाताओं का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। रही बात रायपुर दक्षिण की, तो देखिए यहाँ पर हमने प्रत्येक क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं को तैनात किया था। चाहे वो गली हो, मोहल्ला हो, चाहे वार्ड हो, चाहे ब्लॉक, हम जिसको मंडल कहते हैं, प्रत्येक क्षेत्र में हमने कार्यकर्ताओं को जो मुस्तैद किया था, उनके सहयोग से, उनके निश्चित रूप से सतत प्रयास से आज ये हमने जीत हासिल की है जी। आदरणीय अनिल जी जब अपने वक्तव्य आप देंगे तो उसमें एक चीज का उल्लेख करेंगे, उसका मैं पहले उल्लेख अपने माध्यम से कर देता हूं कि उपचुनाव में देखिए सामान्य तौर पर हमने देखा इस प्रदेश में कि वोटिंग कम होती है। जब लगभग 51% की वोटिंग हुई है, जो लगभग पिछले बार से लगभग 5 से 6% कम है, उसके बावजूद यदि 46,000 वोटों का यदि अंतर होता है तो निश्चित रूप से दिखाता है कि प्रामाणिकता विष्णुदेव जी की सरकार पर है, आदरणीय बृजमोहन जी पर है, सुनील सोनी जी पर है और कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी पर है। समस्त कार्यकर्ताओं के दम पर ये हमने जीत हासिल की है। तो निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद। और जनता को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, जो विकास की गाथा पूरे प्रदेश सहित रायपुर के दक्षिण में बह रही थी, वो आगे भी बहती रहेगी। और साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, जो कार्यकर्ताओं ने दिन रात परिश्रम किया, उनकी परिश्रम की पराकाष्ठा का ये परिणाम है कि आज जहां लोग कह रहे थे कि भाई बहुत कड़ी टक्कर हो गई, और कई पत्रकार महोदय कह रहे थे कि भाई हो सकता है कि कांग्रेस के प्रत्याशी जीत जाए, लेकिन ये कार्यकर्ताओं के दम पर हमने जीत हासिल की है। और कुछ स्टैट्स और बताना चाहता हूं। यही रायपुर के दक्षिण है जहां वर्तमान में कांग्रेस के 19 में से 11 पार्षद है। और तो और महापौर के वार्ड से भाजपा ने जीता है, सभापति के वार्ड से हमने जीत हासिल की है। तो निश्चित रूप से प्रत्येक वार्ड में हमने जीत हासिल की है। और तो और जितने भी राउंड्स हुई है, प्रत्येक राउंड में भाजपा के प्रत्याशी आदरणीय सुनील सोनी जी की लीड बढ़ती जा रही है। तो निश्चित रूप से जनता की जीत है। जनता को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। हालांकि एक हम कह सकते हैं बॉल पार्क फिगर जिसे कहा जाता है, वो तो सामने आ चुका है। हालांकि जब पूरी तरह से ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा तब भी जीत तो जीती रहेगी। लेकिन प्रीति जी, क्या मानते हैं आप? उम्मीदें बहुत थी पार्टी को कि इस बार उपचुनाव में हो सकता है कि भाजपा का ये गढ़ कांग्रेस इस बार तोड़ देगी। आपने युवा प्रत्याशियों को मौका दिया, काफी सारे कद्दावर चेहरे भी थे मैदान में, सभी को दरकिनार करते हुए एक नए नेतृत्व पर भरोसा जताया गया। क्या फैक्टर आप इसे मानती हैं कि जो परिणाम सामने आए उसमें इसका भी एक हाथ था? देखिए, एक बहुत से स्टैट्स हमारे आदरणीय यहाँ पे भाजपा के जो प्रवक्ता बैठे हैं दे रहे थे, पर एक इम्पोर्टेंट स्टैट देना भूल गए कि अभी उपचुनाव है, ये कुछ दिन पहले ही चुनाव हुआ है और तब भाजपा का जो जीत का अंतर था कितना था, 64,000 अप्रोक्सीमेटली, उससे 64,000 65,000,
उससे आपका ये अंतर बहुत कम हुआ है तब जब वोटिंग परसेंटेज कम भी हुई है, और तब जब ये उपचुनाव है, उपचुनाव यानी प्रत्याशी नहीं, पूरा का पूरा शासन प्रशासन वो चुनाव लड़ता है। दिस इज ट्रू नॉट जस्ट फॉर छत्तीसगढ़, या आप किसी भी स्टेट में और किसी भी पार्टी की सरकार हो, ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। तब आपके जीत का मार्जिन कम हुआ है। ये सब के बावजूद हम बिल्कुल बधाई देंगे सुनील सोनी जी को। जनता ने जो विश्वास उन पर ज्यादा जताया, उसके लिए जनता जनार्दन को प्रणाम। और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल मानते हैं, देखिए कांग्रेस ने भी मेहनत बहुत की। कांग्रेस ने पूरे एक एक वार्ड क्या एक एक बूथ पर प्रभारी नियुक्त किए, और पूरी कांग्रेस पार्टी ने पूरी कोशिश की है, मेहनत की है। मगर कहीं ना कहीं हम इस बात से जरूर सहमत होंगे कि हमें इलेक्शन जीतने की जो स्ट्रेटजी है, इस पर कहीं ज्यादा और काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बात सिर्फ यहाँ के उपचुनाव की नहीं, अगर देश भर में जो है सबको देखेंगे। अब इसका मतलब दो तरह से निकाला जाता है। लोग कहते हैं विचारधारा कांग्रेस पार्टी की जो है वो इस देश की विचारधारा है, सनातन विचारधारा जिसे कहते हैं, वो इस देश की है। सेक्युलरिज्म इस देश की विचारधारा है। तो उस विचारधारा पे रहते हुए इलेक्शन जीतने की स्ट्रैटेजी, अब इलेक्शन जीतने की स्ट्रैटेजी बीजेपी की तरह अडानी भक्ति तो नहीं करेंगे, अडानी जैसे लोगों को शरण देने का काम तो नहीं करेंगे, बृजभूषण शरण जैसे लोगों को शरण देने का काम नहीं, पर इलेक्शन जीतने की स्ट्रैटेजी पे वर्क करने की आवश्यकता, ये मानेंगे। मगर एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कि प्रदीप जी ने अभी प्रवीण साहू जी ने कहा कि जनता ने विश्वास जताया है सीएम विष्णुदेव साय पर। इसी शहर में पिछले 60 दिन का अगर खासकर आंकड़ा देखें, हर दूसरे दिन एक हत्या हो रही है, हर दूसरे दिन महिलाओं के साथ अनाचार हो रहा है। इसके बाद क्या जनता विश्वास कर रही है इस नेतृत्व पर? इस पर एक डिस्कशन होने की आवश्यकता है। बिल्कुल, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। क्या वोट के जो चुनाव के जो परिणाम है, क्या ये वास्तविकता दर्शा रहे हैं, या कि यहाँ पर एक बहुत ज्यादा अंतर है? इस पर कहीं ना कहीं विचार करने की और एक व्यापक इस पर मैं अनिल जी से कमेंट लूंगा, लेकिन उसके पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कुछ कह रहे हैं दर्शकों को। हम सीधे लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुनील सोनी की जीत के बाद अपनी बात रखते हुए। दक्षिण के सभी कार्यकर्ताओं को और सभी हमारे यहाँ के चुनाव प्रभारी थे, श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी मंत्री, श्री शिवरतन शर्मा जी पार्टी के उपाध्यक्ष, और सारे हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, हमारे बृजमोहन भैया जो लगातार 8 बार ये चुनाव जीते थे, सबके प्रयास से, एक एक कार्यकर्ताओं के प्रयास से ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूं, और रायपुर दक्षिण की मतदाताओं को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया है, मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया है। हमारी सरकार जो 10-11 वर्षों में मोदी की गारंटी को पूरा करने का प्रयास किया है, चाहे वो 70 लाख से ज्यादा हमारी विवाहित माता बहनों को महतारी बंधन योजना 1,000 रुपया देने की बात हो, या किसानों को धान का बोनस और 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान की कीमत देने की बात हो, या रामलला दर्शन योजना हो, जो भी काम हमारी सरकार पिछले 10-11 महीनों में जो की है, उस पर रायपुर दक्षिण की जनता ने मुहर लगाई है। मैं इस अवसर पर हमारे विधायक श्री सुनील सोनी जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं इस शानदार विजय के लिए। और फिर से एक बार मैं इस जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय यशस्वी नरेंद्र मोदी जी, जिनका विश्वास आज पूरे देश में सर चढ़कर बोल रहा है, उनकी लोकप्रियता, उनको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो सभी को बधाई दी है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने, और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक बड़ी जीत की तरफ बीजेपी पहले ही बढ़ चुकी थी, जब
काउंटिंग जारी थी और हमने आपको तस्वीरें सुबह से भी दिखाई कि पहले से ही जब फाइनल रिजल्ट अनाउंस भी नहीं हुआ था, बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल था। तमाम जो कार्यकर्ता थे वो जश्न में डूबे हुए थे और कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा था बीजेपी की तरफ से कि उम्मीद के मुताबिक परिणाम आए हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो परिणाम अब तक सामने आए हैं और जहां तक की काउंटिंग हुई है बुधनी की और विजयपुर में तो लगभग परिणाम घोषित हैं, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धार्थ राजावत जी मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। सिद्धार्थ जी, सबसे पहले तो विजयपुर की जीत के लिए बहुत बहुत बधाई आपको, आपकी पार्टी को। कह सकते हैं कि कांग्रेस का जो परंपरागत गढ़ था वो इस बार भी बच गया। क्या उम्मीद थी कि परिणाम आएगा यहां पे इसी तरह से? सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? सिद्धार्थ जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए इनसे हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं। योगेश जी का रुख कर लेते हैं। योगेश जी, विजयपुर को लेकर पार्टी पहले ही कह रही थी कि रामनिवास रावत के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, भले ही कांग्रेस का गढ़ था लेकिन अब हमारे साथ है। तो क्या लगता है, क्या इस बार रामनिवास रावत को जनता ने स्वीकारा नहीं? नहीं, देखिए अमित जी, उपचुनावों के नतीजों का जी सरकार के ऊपर कोई विशेष प्रभाव पड़ता नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से हम चूंकि भारतीय जनता पार्टी के कैडर बेस्ड संगठन से जुड़े हुए हैं और हर चुनाव को पूरी गंभीरता और तत्परता के साथ लड़ते हैं और हर बूथ पर बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ते हैं जी। अब निश्चित रूप से रामनिवास रावत जी की जो पराजय है, एक तो शायद उन्होंने रिकाउंटिंग के लिए आवेदन दिया है एक बार। दूसरा, जो पराजय के जो भी कारण होंगे उसमें पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, प्रादेशिक संगठन विचार विमर्श जरूर करेगा। किस बूथ, जिन बूथों पर हार हुई है वहां पर नई बूथ समितियां बनी रही है। ऑलरेडी संगठन महापर्व अभी समापन हुआ है, उसके बाद बूथ कमेटियों का गठन भी हो गया है लगभग। तो ये सब विश्लेषण होगा हार के कारणों के ऊपर, प्रत्याशी के ऊपर और क्या कारण रहे कि विजयपुर में हम जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं उतरे। हालांकि इसी मध्य प्रदेश की जनता ने हमें एक बार नहीं बार बार कई बार जनादेश दिया और अपना प्यार और दुलार दिया है। हम मध्य प्रदेश की इस जनता, खासतौर से विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का आभार करते हैं और उनके द्वारा दिए गए निर्णय को सहृदयता से स्वीकार करते हैं। योगेश जी, आप कह रहे हैं कि उपचुनाव में हार जीत का कोई खास फर्क पार्टी पर नहीं पड़ता है, सरकार जब होती है, लेकिन क्या बुधनी के संदर्भ में भी यही कहेंगे, जीत का भी कोई प्रभाव नहीं होगा? नहीं, मैंने अमित जी दोनों बातें कही अपने कमेंट में कि एक तरफ हार जीत से सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का संगठन हर चुनाव को पूरी गंभीरता के साथ और पूरी मजबूती के साथ हर बूथ पर लड़ता है। तो निश्चित रूप से हमने विजयपुर में भी पूरी ताकत लगाई थी और बुधनी में भी लगाई है। तो विजयपुर के जो परिणाम आए हैं वो हमारे अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए। जो भी कारण रहे हैं उन पर चिंतन मनन होगा, विश्लेषण होगा, पार्टी संगठन शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हालांकि रामनिवास रावत ने रिकाउंटिंग की अपील तो की है, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि क्या इससे नतीजे कुछ प्रभावित हो पाते। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत आपको बधाई, पहले आपकी पूरी पार्टी को भी विजयपुर की जीत के लिए 7,428 वोटों से प्रत्याशी ने आपकी जीत हासिल की है। योगेश जी कह रहे हैं कि इसका कोई खास प्रभाव सरकार पर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या मानते हैं, पार्टी की कमी कहां रह गई बीजेपी की? क्या कांग्रेस का परंपरागत गढ़ था इसलिए जनता ने स्वीकारा प्रत्याशी को? नहीं, देखिए अमित जी, अगर हम थोड़ा सा बैक में जाएं और अतीत में जाएं तो आप देखिए राजस्थान में क्या हुआ था। राजस्थान में सुरेंद्र पाल सिंह को पहले मंत्री बना दिया था और मंत्री बनाने के बाद उनको चुनाव बाद में लड़वाया गया, वो चुनाव हार गए। तो ये देखिए कहीं ना कहीं जब आदमी के सिर पे जो सफलता है और जो मंत्री पद है, जो सिर चढ़ के बोलता है, आपने उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण देखा होगा किस प्रकार से दलितों पे, आदिवासियों पे अत्याचार किया, किस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को खंडित किया गया और गोलियां चलाई गई, गुंडागर्दी की गई। तो कहीं ना कहीं जनता के अंदर रोष था और आपने देखा था किस प्रकार से 23 में जब हमारे हाई कमान ने जीतू पटवारी जी को अध्यक्ष बना के और उन पे जिम्मेदारी दी गई थी तो उनकी बड़ी आलोचनाएं हो रही थी। और किसी भी नए युवक को जब अध्यक्ष बनाया जाता है तो उनको संभलने में, सोचने में समय और वक्त लगता है। और उन्होंने भली भांति आप देखिए उन्होंने पूरा कैंप बना के उसी पूरा समय उन्होंने विजयपुर पे दिया, पूरा ध्यान केंद्रित किया उसमें। नीतू सिकरवार जी रहे,
हमारे जितने आला हमारे थे जयवर्धन जी रहे, तो सबका लक्ष्य था, जिस प्रकार से अर्जुन का एक ही लक्ष्य था मछली की आंख, उसी प्रकार से विजयपुर को पूरी तरह से हम लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से लामबंद करते हुए, और हमने एक एक कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिला के जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कार्य कर रहा था। जी बिल्कुल। बुधनी को लेकर क्या देखते हैं लेकिन सिद्धार्थ जी, क्या कहीं कमी रह गई पार्टी की? नहीं, देखिए बुधनी का अगर आप देखिएगा तो अभी का इतिहास उठा के देख लीजिएगा आप। बुधनी में कितना अंतराल रहता था, 50,000, 60,000, 70,000। आज उसको घटा दिया, और कई बार तो आपने देखा कि श्री राजकुमार पटेल जी आगे चल रहे थे, फिर पीछे रहे। नेक टू नेक फाइट आपने पहली बार बुधनी में देखी है, इससे पूर्व में आपने कभी नहीं देखी होगी। एक तरफा जीत होती थी, आज हमने कम से कम लाके उनको धरातल पे तो खड़ा किया। जी ठीक है, तो इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के पैनलिस्ट से एक बार छत्तीसगढ़ का हम फिर से रुख कर रहे थे। वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौबे जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। अनिल जी, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। दक्षिण की जो जीत है बीजेपी को निश्चित तौर पर एक बूस्टर डोज तो देगी अनिल जी, लेकिन जिस तरह से परंपरा पर, प्रतिष्ठा पर एक पूरा चुनाव लड़ा जा रहा था, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, पहले से ही बात कही जा रही थी। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा था कि इस बार अगर जनता जनादेश देती है दक्षिण में तो एक नहीं बल्कि 2 विधायक यहां से चुनकर आएंगे, ये मानकर चलिएगा। तो क्या लगता है आपको ये जो परिणाम आए हैं इसके पीछे अहम फैक्टर क्या सिर्फ बृजमोहन अग्रवाल है, या यहाँ के जो समीकरण है, जो इतिहास रहा है, उसे आप देखते हैं? देखिए, बृजमोहन तो चूंकि वहां पर पिछले 5-7 इलेक्शन जीत चुके, 35 साल से उनका गढ़ था वो तो एक बड़ा फैक्टर है ही। लेकिन क्या था कि ये जो दक्षिण की सीट थी, ये राजधानी की बहुत महत्वपूर्ण सीट थी, और यहाँ पर जो कांग्रेस ने जो भी मुद्दे उठाए कि यहाँ मारकाट हो गई, वहां पर ये हो गया, वहां पर मतलब लाइन ऑर्डर को लेके जो कांग्रेस अपने मुद्दे उठा रही थी, उसको जनता वहां पर ने स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि ये सब व्यापारियों का इलाका है, वो मैक्सिमम बड़े व्यापारियों का इलाका है, तो वो विकास की तरफ ही झुके हुए थे। तो विकास को लेकर देखिए 2 फैक्टर है, एक तो चूंकि जिसकी सरकार है उस तरफ वो व्यापारी जाते ही जाता है, तो एक तो वो फैक्टर था, दूसरा बृजमोहन का फैक्टर था। वो जो कांग्रेस ने मुद्दे उठाए, वो मुद्दे ऐसे थे, बहुत नेगेटिव स्थिति में थे वो मुद्दे, जैसे लड़ाई झगड़ा का मुद्दा उठाना, वहां पर उनको जला दिया गया, अंबिकापुर में ये कर दिया गया, ये सब मुद्दे यहाँ पर काम नहीं आए। मैं शुरू से भी कह रहा था कि ये मुद्दे यहाँ पर नहीं चलेंगे। इनको वास्तव में दक्षिण में ये क्या करना चाहते हैं, ये कांग्रेस को मुद्दा उठाना चाहिए था। अब रहा सवाल कि ये कांग्रेस की चूंकि हार हुई है, और कांग्रेस का गढ़ भी नहीं था ये, और इनका जो उम्मीदवार था, जैसे कि उन्होंने कहा कि वो ब्राह्मण समीकरणों को लेके चलेंगे, और ऐसा, तो ये समीकरण चलते नहीं है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में तो वही चल रहा है इस वक्त जो जिसका विकास है और जो सरकार के साथ है। लेकिन आपको लगता है कि अनिल जी की अगर किसी और उम्मीदवार को बतौर प्रत्याशी उतारती मैदान में कांग्रेस, तो हो सकता है नतीजे कुछ और भी हो सकते थे? क्योंकि हम देख रहे थे कि एक फेरिस्त कांग्रेस में भी थी, जिस तरह से भाजपा में दावेदारों की कमी नहीं थी, कांग्रेस में भी 2-3 चेहरे ऐसे थे जिनका एक पुराना अनुभव भी रहा है, पहले चुनाव भी लड़ने की बात चली जा रही थी। लेकिन ऐसे में एक युवा नेतृत्व को मौका देना, तो ऐसे में क्या विरोधाभास था, अंतर्द्वंद था पार्टी में, कहीं कोई गुटबाजी भी हुई जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा? देखिए, जो इनका कांग्रेस का उम्मीदवार था उसका कोई दक्षिण में कोई घुसपैठ थी नहीं, एकदम फ्रेश और नया लड़का था वो। और यहाँ पर कांग्रेस के पास वैसे बहुत मजबूत कैंडिडेट भी थे जिनको वो उतार के इनको कम से कम फाइट तो दे सकते थे। सबसे बड़ी बात ये रही कि एक तरफा हो गया चुनाव, ये इतने कम मतदान में भी अगर 44,000 मतों से सोनी जीत रहा है, और अगर मतदान का प्रतिशत 60, 65, 70 पहुंचता तो ये मामला बृजमोहन का भी रिकॉर्ड टूट सकता था। तो कांग्रेस ने पता नहीं कैसे क्या सोच के उस लड़के को उतारा है, क्योंकि इससे अच्छे कैंडिडेट कांग्रेस के पास थे जो कम से कम फाइट तो दे सकते थे। यहाँ तो फाइट का शुरू से ही नहीं लग रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि चुनाव हो रहा है। प्रीति जी, क्या सहमति रखती हैं इस बार की सिर्फ औपचारिकता के लिए आपने एक कैंडिडेट को उतार दिया, बल्कि बहुत सारे अनुभवी थे जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया और उसका नतीजा आज परिणाम में दिखा? नहीं, औपचारिकता वाली बात से हम सहमत कतई नहीं है, और इस बात से भी सहमत नहीं है कि उनकी कोई घुसपैठ ही नहीं थी। दक्षिण के सुंदर नगर के निवासी हैं आकाश शर्मा जी, तो ये बात नहीं कहना चाहिए। और प्रदेश में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, तो उनका तो पूरे प्रदेश में उनका दबदबा है उस तरह से। लेकिन हाँ, कांग्रेस के पास कैंडिडेट्स की लिस्ट लंबी लाइन थी,
कतार में सभी थे, कंपटीशन में थे, पैनल में नाम था। हम नाम भी लेना चाहेंगे, प्रमोद दुबे जी ने बहुत मेहनत भी करी थी, या कन्हैया अग्रवाल जी पूरे 5 साल से वो लगातार काम करते रहे इस सीट पर पहले भी। और तो ऐसे ऐसे तमाम नाम हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर जब देखिए टिकट देने की बात आती है तो हर जगह बीजेपी में भी पैनल में नाम थे, और बीजेपी में भी सुनील सोनी जी के नाम से नाराजगी आई थी। विद इन बीजेपी काडर भी ये नाराजगी तो आई थी कि क्यों एक ही कैंडिडेट पर बार बार भरोसा जताया जा रहा है। तो कुछ लोग नाराज होते हैं, ये हमेशा होता है, हर पार्टी में होता है। लेकिन इस बात से फिर सहमत नहीं है कि पार्टी में किसी तरह की गुटबाजी हुई। इनफैक्ट इस बार पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट हो करके चुनाव लड़ी है। परिणाम हमारे पक्ष में नहीं है, परंतु जीत का जो महार का मार्जिन या जीत का मार्जिन है उसे हमने कम किया है। ये परंपरागत तौर पर बीजेपी की सीट है, और हमें नहीं भूलना चाहिए कि अभी अभी विधानसभा चुनाव, लोकसभा में पूरे रायपुर में ही कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आई थी। बीजेपी तो अभी फिलहाल जनता जनार्दन बीजेपी को अपना आशीर्वाद दे रही है, मगर उस आशीर्वाद में कमी आई है, हमें इस बात की खुशी है। क्या आशीर्वाद में कमी आई है प्रवीण जी? और जो जीत का मार्जिन है उसे किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि हम देखते थे कि जब बृजमोहन अग्रवाल यहां से चुनाव लड़ते थे 60,000 65,000 ऐसी जीत होती थी। छोटे मोटे दल भी इस बार यहां पर सामने आए थे, लेकिन इसके बावजूद 45,000 की लीड लेकर चुनाव जीते हैं। तो क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं जनता के आशीर्वाद में कमी आई है? देखिए, मैंने अपने आरंभिक वक्तव्य में और आदरणीय चौबे जी ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि ये वोट परसेंटेज 55-60 होता तो जो मार्जिन 67,000 का पिछले बार था उससे अधिक होता। तो निश्चित रूप से जनता के आशीर्वाद में कोई कमी नहीं है। ये जिस प्रकार अगर हम कहें तो लगातार जनता के बीच आदरणीय बृजमोहन जी थे उस क्षेत्र में, अब आदरणीय सुनील सोनी जी हैं, तो निश्चित रूप से जनता ने आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को क्षेत्र में हमेशा दिया और आगे भी देते रहेंगे। मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं, जनता ने स्पष्ट कर दिया है। आदरणीय महोदया ने कहा नहीं, इनके सारे प्रवक्ता इस डिबेट्स में कह रहे थे कि आदरणीय सुनील सोनी जी निष्क्रिय है। लगातार हमेशा आरोप लगाते थे। वही निष्क्रिय व्यक्ति पार्षद से महापौर बन जाता है, वही निष्क्रिय व्यक्ति सांसद बन जाता है। तो निष्क्रिय आदरणीय सुनील सोनी जी नहीं थे, इनके पार्टी के निश्चित रूप से कार्यकर्ता थे जो उनके सक्रिय कार्य को नहीं देख पाए, और आज जनता ने फिर प्रमाणित कर दिया कि भाई कितने सक्रिय आदरणीय सुनील सोनी जी है। और देखिए, मैं आज इस दिन पर निश्चित रूप से आकाश शर्मा जी को बधाई देना चाहूंगा। अच्छा उन्होंने चुनाव लड़ा, और बधाई इसलिए देना चाहूंगा, उनके वक्तव्य को मैं बहुत बड़े ध्यान से सुन रहा था। बाकी कांग्रेसी नेताओं से इतर उन्होंने एक गरिमा थी कि उन्होंने अपने हार को स्वीकारा। बाकी जितने कांग्रेस के प्रवक्ता नेतागण कह रहे हैं कि भाई इस प्रकार आदरणीय प्रीति जी ने कहा कि भाई मार्जिन इतना कैसे हो सकता है, शर्मा जी में गरिमा थी कि उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और उसका जनादेश सर्वमान्य होता है। तो इस वक्तव्य के लिए मैं उनको साधुवाद व्यक्त करता हूं, और निश्चित रूप से कांग्रेस को आकलन करना चाहिए। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी, हम पिछले चुनाव में 14 सीट पर सिमट चुके थे, हमने आकलन किया कि हमारी गलती कहां थी। उसके बाद यही भारतीय जनता पार्टी जो 14 से 54 पर पहुंचे, क्योंकि हमने जनता की नब्ज को समझा, हमें कमियां थी, हमने सबसे पहले उसको स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद उस कमियों पर काम करके जनता के बीच गए, तो जनता का आशीर्वाद हमको मिला। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी वर्तमान में भी अंतर कलह से जूझ रही है। जिस प्रकार मैंने पहले ही बताया कि दक्षिण में 19 में से 11 पार्षद कांग्रेस पार्टी की है, और तो और महापौर कांग्रेस पार्टी की है, सभापति कांग्रेस पार्टी की है। यदि महापौर और सभापति अपने वार्ड से अपने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को लीड नहीं दिला पा रहे, तो निश्चित रूप से ये प्रमाणित होता है कि कांग्रेस पार्टी जो है इसमें अंतरकला की पराकाष्ठा देखने को मिल रही है, और इनका मॉरल तो पहले से ही डाउन था। चुनाव केवल औपचारिकता उनके लिए थी। ठीक है, इस पर मैं जरूर टिप्पणी लूंगा प्रीति जी से, लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश का भी हम रुख करेंगे। योगेश जी, विजयपुर के जो परिणाम आए हैं, किस तरह से आप इसे देखते हैं? क्योंकि लगातार कांग्रेस भी इस बात को कैंपेनिंग में भी प्रमोट कर रही थी कि जिस तरह से दगाबाजी की है रामनिवास रावत ने, इसका खामियाजा तो भाजपा को भुगतना पड़ेगा। आपने कई चर्चा में भी इस पर हमसे डिस्कशन किया है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि ये जो कैंपेनिंग थी, ये बहुत ज्यादा यहां के मतदाताओं पर प्रभाव डालती हुई दिखी? देखिए अमित जी, चुनाव में जीत हार होती है, प्रत्याशी जीतता है, एक हारता है। हार के क्या कारण रहे उस पर विश्लेषण, मंथन, चिंतन होगा जी। और रामनिवास जी दूसरी पार्टी से यहाँ आए, इस बात से मैं इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता हूँ क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो मुकेश मल्होत्रा थे वो भी भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ के कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े हैं। एक बात। दूसरी बात, बुधनी के संदर्भ में अगर हम करें तो बुधनी में 2006 से लगातार माननीय शिवराज जी ने बुधनी का
प्रतिनिधित्व किया है। और शिवराज जी न केवल बुधनी बल्कि मध्य प्रदेश में एक ब्रांड नेम है, बड़ा नाम है। और मैं समझता हूँ बुधनी में जो रमाकांत भार्गव जी की विजय सुनिश्चित होने जा रही है, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का बूथ पर मौजूद कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का संगठन और शिवराज का नाम, ये तीन मुख्य कारण है कि रमाकांत भार्गव जी वहां से जीतकर विजयी होकर निकलेंगे। पूरी तरह से आशान्वित है और हमारी अपेक्षा के अनुरूप विजयपुर का जो रिजल्ट नहीं आया है, बावजूद इसके मैं विजयपुर के मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि हमें मध्य प्रदेश की जनता ने कई बार जनादेश और दुलार अपना आशीर्वाद दिया है और हम अपने हार के कारणों पर वहां पर निश्चित रूप से चिंतन मनन करेंगे। जी, क्या बुधनी को लेकर चिंतन करेगी कांग्रेस पार्टी सिद्धार्थ जी, या फिर केंद्रीय कृषि मंत्री का प्रभाव अब भी सीट पर देखा जा रहा है? नहीं, अवश्य उस पर चिंतन मंथन सारी चीजें होंगी। हाईकमान हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और वरिष्ठ जो नेतृत्व है उस पर बैठ के हम लोग अवश्य उस पर संज्ञान लेंगे। और जैसा भी मेरे साथी मित्र योगेश जी ने बोला कि आभारी हैं विजयपुर के मतदाताओं के, तो कम से कम एक माफी भी मांग लेते जो दलितों और आदिवासियों के ऊपर जो अत्याचार किए उसके लिए, उसका भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण रहा है हार में। तो उसके लिए भी आपको कहीं ना कहीं से आप बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और पूर्व में भी आप कांग्रेस के लिए भी काफी आपने डिबेटें की हैं, तो ये भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आज कहीं ना कहीं जो मतदाता हैं उनको धन्यवाद तो बोल रहे हैं और ये भी स्वीकार करें कि उनके ऊपर अत्याचार हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर जैसे जिनने संविधान के रचयिता हैं, आपने उनकी मूर्ति तोड़ी गई, किस प्रकार से आदिवासियों पे गोली चलाई गई, तो उस पर भी कहीं ना कहीं आपको माफी मांगना चाहिए। और रही बात में जो रामनिवास रावत जी की है, तो मैं बोलना चाहता हूं कि ये उनको उसका परिणाम मिला है जो 23 में उन्होंने नीटू सिकरवार को जो चुनाव हरवा के और भीतरी घात करके, उस समय वो कांग्रेस में रहते हुए कहीं ना कहीं उन्होंने भीतरी घात करते हुए और कांग्रेस को हरवाया था, उसका भी जनता ने जवाब दिया है। उसमें बहुत बड़ी जीत, जनता की जीत है ये, और जनता ने बता दिया कि जो भी लोकतंत्र के संग खिलवाड़ करेगा या संविधान के संग खिलवाड़ करेगा तो उसको उसका जवाब दिया जाएगा। और रही बात बुधनी की, तो बुधनी में कांग्रेस पार्टी सदैव बहुत, उसमें आपने देखा हमने पहले भी विक्रम मस्तान जी को लड़वाया जी विधानसभा में। जी सिद्धार्थ जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं स्टूडियो से? चलिए से हम फिर से जुड़ते हैं। योगेश जी, जैसे कि सिद्धार्थ जी कह रहे हैं और बार बार कांग्रेस ने डिबेट्स में, कैंपेनिंग के दौरान ये बातें कही भी है कि जो घटनाएं हुई हैं मध्य प्रदेश में आदिवासियों के संदर्भ में बात करने, दलितों के संदर्भ में, इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। तो क्या मानते हैं कि ये जो पूरी कैंपेनिंग थी, ये जो घटनाएं थी, उन्होंने भी काफी इफेक्ट डाला जिस वजह से परिणाम सामने आया? अमित जी देखिए, सिद्धार्थ जी क्या कह रहे थे, उनकी आवाज प्रॉपर आई नहीं, कट कर आ रही थी, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि आदिवासी और जनजाति वर्ग के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी निरंतर शुद्ध अंतरकरण से काम कर रहे हैं और आदिवासी वर्ग और जनजाति वर्ग का हमको जन आशीर्वाद भी लगातार मिल रहा है। तो जो विजयपुर का मतदाता, जो छुटपुट घटनाओं का उल्लेख सिद्धार्थ ने शायद किया है, वो छुटपुट घटनाएं कमोवेश हर चुनाव में होती हैं, रायपुर दक्षिण में भी हुई, महाराष्ट्र में भी हुई, लेकिन बावजूद इसके अगर 76% का वोटिंग परसेंटेज निकल कर आता है तो आप ये मानकर चलते हैं कि प्रशासन चुस्त था, दुरुस्त था और पूरे चाक चौबंद व्यवस्थाएं थी माननीय चुनाव आयोग की। आज तो ये समझ लीजिए कि कम से कम ईवीएम पे कांग्रेस के कोई आक्षेप नहीं लगे। तो सबसे बड़ी उपलब्धि इन उपचुनावों की और दोनों विधानसभा चुनावों की, महाराष्ट्र और झारखंड की, यही रही कि ईवीएम शर्मिंदगी से बच गई। तो बार बार ईवीएम पर भी जिक्र होता है अनिल जी, लेकिन दक्षिण के जो नतीजे हैं किस तरह से अब ये छत्तीसगढ़ में देखे जाएंगे और आगे इसके क्या दूरगामी परिणाम आप देखते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में दक्षिण का जो विधानसभा था, ये राजधानी का विधानसभा था, ये महत्वपूर्ण विधानसभा है और इसका परिणाम मतलब इससे क्या हुआ कि पूरे छत्तीसगढ़ में भाजपा के कार्यकर्ता और उनका सबका बूस्टअप तो हो ही गया है, ये तो तुरंत इमीडिएट हो गया है। अब इसको लेके कि हम उपचुनाव भी हम जीत जाते हैं, कांग्रेस को कुछ कहने के लिए है नहीं क्योंकि वो हार चुकी है, तो इसका जो है सुखद परिणाम तो पूरे छत्तीसगढ़ में मिलेंगे ही। अब पूरे भारत के इलेक्शन का सिनेरियो कुछ इस टाइप का है कि जो जिनकी सरकार जहां थी जनता ने उनको वहीं सौंप दी। जैसे महाराष्ट्र में थे तो उन्होंने
उसी पार्टी को सत्ता सौंप दी, झारखंड में थी उसी पार्टी को सत्ता सौंप दी। उपचुनाव में भी करीब करीब ये स्थिति है कि बंगाल में टीएमसी को दे दिया। अब थोड़ा बहुत जो मतलब फेरबदल हुआ है वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अखिलेश यादव अपना दबदबा हासिल कर रहे थे, दावेदारी कर रहे थे कि 9 की 9 जीत जाएंगे, उनको वहां झटका लगा है। वहां पर योगी जी की सरकार ने ठीक ठाक काम कर लिया है। और बाकी क्या है कि पूरा करीब करीब वैसे ही है पूरा, इसमें कोई खास किसी दल को नुकसान नहीं हुआ है, सभी की स्थिति ठीक है। दक्षिण की सीट भाजपा के पास थी, वहीं आ गई फिर से वापस। तो इसलिए अब बिल्कुल। और क्या वाकई कांग्रेस के पास कहने को कुछ नहीं, आगे क्या स्ट्रेटेजी होगी इस पर प्रीति जी से मैं जरूर कमेंट लूंगा, लेकिन फिलहाल हमें भोपाल का रुख करना होगा, वहां जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है बुधनी की जीत को लेकर भी, हालांकि विजयपुर के परिणाम को लेकर थोड़ी सी निराशा भी है, लेकिन क्या कुछ कहेंगे मुख्यमंत्री आपको भी हम सुनाएंगे। मंच पर इस समय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए, उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा है, मंत्री कैलाश विश्वास सारंग भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मंत्री कृष्णा गौर मंच पर पहुंची हुई हैं और उनके साथ तमाम दिग्गज नेता, भाजपा के प्रवक्ता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। महाराष्ट्र और झारखंड के प्रधानमंत्री और विजय यात्रा लगातार दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। अब सब जानते हैं ये जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं, ये कई मायनों में कई सारे लोगों को सवाल, खास करके शिवसेना, शरद पवार की पार्टी, ये सारे के सारे लोग कांग्रेस के नेतृत्व में पिछले लोकसभा में भी नाटक करके जमा रहे हैं। इनके अपने लिए चुनाव आयोग ने फैसला करके असली शिवसेना कौन सी है। मैंने भाषण में भी वहां कहा था कि बाला साहब ठाकरे की आत्मा रो रही होगी जिस दिन शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, जिससे जीवन भर बाला साहब ठाकरे लड़ते रहे। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, केवल कुर्सी के लालच उद्धव ठाकरे जी ने जो गलत रास्ता चुना, जनता ने 2019 के मामले का भी बदला लिया है। 2019 में भाजपा और शिवसेना को जनादेश मिला था, बीच में कोई चुनाव नहीं हुआ, लेकिन चीरहरण की तरह कांग्रेस ने जान करके महाराष्ट्र की सत्ता पे कब्जा किया और झूठ बोल करके झूठा गठबंधन खड़ा किया। जब मैंने भाषण में बोला तो अगाड़ी में कोई पिछाड़ी, इसकी अगाड़ी पिछाड़ी का हाल करते देखा। आज की स्थिति सामने आ गई, चुनाव आयोग ने भी किया, कोर्ट में भी हुआ और जनता का सबसे बड़ा निर्णय होता है। इतना बड़ा स्पष्ट जनादेश और हमें आनंद की बात है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी, जो लगभग 60 साल बाद भारत सरकार के नाते से उन्हें अपना नया दायित्व लिया और जनता लगातार उनको आशीर्वाद दे रही है। इससे क्या हरियाणा, क्या महाराष्ट्र, पूरे देश में बीजेपी का लगातार उनका अपनी ताकत बढ़ रही है। और यही कारण है कि हमारे अपने उस जनादेश के मसले पर आज हम महाराष्ट्र की जीत का, उत्तर प्रदेश की जीत का, हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश का भी उदाहरण देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश के लोकसभा में हमने छिंदवाड़ा जैसी कठिन सीट को भी न केवल पुराना हमारा रिकॉर्ड कायम रखा, हमारे वोट बैंक को भी लगातार बढ़ाने का प्रयास किया। आज हम छिंदवाड़ा भी जीत करके बैठे और उसके बाद दो हमारे कांग्रेस के मित्र, अभी बात है कांग्रेस के लोगों से आप प्रश्न पूछना कि उनके 2023 के चुनाव हारने के बाद भी न कांग्रेस अपने को संभाल पा रही, न अपनी पार्टी को संभाल पा रही, न अपने विधायकों को संभाल पा रही। इसलिए विधायक भी जीतने के बाद भी भाजपा में आ रहे हैं और भाजपा में आने के बाद भी लगातार हमने उपचुनाव अमरपाटन भी जीता है, अमरवाड़ा भी जीता है, हमारा छिंदवाड़ा का चुनाव भी वो सट्टा कर रहे थे। तो लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट क्या है, यहाँ की विधानसभा ने भी बताया। और इसी प्रकार से प्रत्येक क्षेत्र में जैसा कि अभी हमारा अध्यक्ष जी ने बताया, क्या न केवल हमारी
पार्षद बरकरार रखने बुद्धि, लेकिन मूलतः बीजेपी तो कांग्रेस की सीट थी। कांग्रेस 18,000 से पिछला चुनाव जीती थी। कांग्रेस के ही विधायक रामनिवास जी हमारे परिवार में आए तो हमारा वोट बैंक पूरा आगे बढ़ा। बीजेपी के नाते से जो 18,000 से बीजेपी वहां हारी थी, आज लगभग 7,000 के ऊपर वोट से हमने लूज किया है। लेकिन ये वो बात बताती है जो भाजपा का लगातार बड़ा बढ़ रहा है। हर हालत में ऐसे ही विकास के कार्यों को हम लगातार बात करेंगे। और देश के परिदृश्य में देखो तो कांग्रेस तो किस मुंह से बात करेगी? कांग्रेस ने पहले देश खोया, अब प्रदेश खोया। कांग्रेस लगातार रसातल पे आ रही, हिंदुनी राज चौकी जंग की परिस्थिति बनती जा रही। कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व नकारात्मकता की जो सीमाएं तोड़ रहे हैं, जिस प्रकार से तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहीं ना कहीं पूरे देश में जो चुनाव हुए हैं उनकी उसमें भारतीय जनता पार्टी को जो बढ़त मिली है इससे काफी ज्यादा उत्साहित हैं। एक बार फिर से हम योगेश जी का भी रुख कर लेते हैं। योगेश जी, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरह से एनडीए को बहुमत मिला है, काफी ज्यादा कार्यकर्ताओं में जोश है। तमाम जो आपके नेता हैं अब आगे की रणनीति पर काम कर रहे हैं। क्या बड़ा फैक्टर आप मानते हैं महाराष्ट्र में कि किस तरह से महायुति को जनता ने स्वीकारा और महाअघाड़ी को नकार दिया? देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में यशस्वी प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार वहां जाकर न केवल चुनाव प्रचार किया बल्कि वहां के मतदाताओं को जो एक मूल मंत्र देकर आए, जी एक है तो सेफ है। निश्चित रूप से एक है तो सेफ से मतलब एक भारत श्रेष्ठ भारत, अखंड भारत, एकता में अनेकता में एकता, इसका जो भावार्थ माननीय मोदी जी ने दिया, जनता ने उसके अनुरूप भारतीय जनता पार्टी को भरपूर जन आशीर्वाद दिया। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी शासित महायुति की सरकार ने अपने कार्यकाल में जो जनहित के जुड़े कार्य किए, लाडली बहनों से लेके किसान भाइयों के उन्नयन से लेके और सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, और वही दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जातिगत जनगणना के आधार पर देश और प्रदेश को विभाजित करने का जो षड्यंत्र लेकर आई थी, उसको महाराष्ट्र के मतदाताओं ने सिरे से खारिज किया। वही कांग्रेस जो लोकसभा में जिसको सफलता मिली थी और 4 महीने भी नहीं हुए और उसके बाद उस कांग्रेस को मुंह की हार खानी पड़ी है। इसका तात्पर्य यह है कि जो संविधान का पाखंड कर रहे थे राहुल गांधी, उसका मुंह तोड़ जवाब महाराष्ट्र की जनता ने दिया। जी प्रीति जी, एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे, जैसे तमाम नारे इस बार हमने चुनाव में देखे हैं। लेकिन एक तरफ आप लोगों ने लगातार कैंपेनिंग भी की। राहुल गांधी खुद तिजोरी के सामने बैठते हुए कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए तो सिर्फ यही सेफ है, बटोगे तो कटोगे, यानी कि आप कहीं ना कहीं लोगों को डराने की कोशिश करें, जैसे तमाम वक्तव्य आपके नेताओं ने भी दिए। लेकिन जनता पर इन वक्तव्यों का असर क्यों नहीं हुआ? और क्या आप मानते हैं कि अब जो कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है चुनाव में कैंपेनिंग की, जनता के बीच जाने की, क्या इसमें अब बदलाव की जरूरत आप देखते हैं? महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं पर झारखंड भूल जा रहे हैं। यही नारे तो झारखंड में भी दिया इन्होंने कि बटोगे तो कटोगे, और इन्होंने घुसपैठ की बात करी इतनी, और वहां पर बीएसएफ के डीजीपी तक को क्लैरिफाई करना पड़ा कि कोई घुसपैठ नहीं हो रहा है। तो बात सब जगह एक जैसी होनी चाहिए, इधर उधर की बात नहीं करके। इनके नारे बांटने का नारा यही देते हैं, एक है तो सेफ है, इसमें सेफ तो अडानी जी, जी आपके पास अडानी जी का हमने देख लिया है जिस तरह से इस देश की शाख को उन्होंने गिराया है, और जिस तरह से पूरा का पूरा बीजेपी आज उनके बचाव में अडानी के खड़ा हो गया है। ये सोचने लायक बात है कि अगर यूएस में एक व्यक्ति, अडानी एक व्यक्ति है, अडानी इज नॉट इंडिया, अडानी एक व्यक्ति है जिसके ऊपर क्रिमिनल आरोप लगाया है एक देश ने, सिर्फ एक देश ने नहीं, बांग्लादेश, केनिया सब और ऑस्ट्रेलिया और भी तमाम देशों ने उनके साथ होने वाले अपने सारे अग्रीमेंट्स को अब रद्द कर दिया है। तो भारत के शाख को खराब कर रहा है एक व्यक्ति, और पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी उसके बचाव में है। तो इनका नारा एक तरफ, जनता जनार्दन ने महाराष्ट्र में भले ही इन्हें ज्यादा वोट दिया है और सीटें ये ज्यादा लाए हैं, वोटिंग परसेंटेज में कितना अंतर है ये आप देख लेंगे। हमें वायनाड की भी बात करनी चाहिए जहां 4 लाख से प्रियंका गांधी जीत रही है ना।
और झारखंड में कितनी करारी हार मिली है इन्हें, इसी एक है ये क्या क्या इनके तो हिमंत बिस्वा शर्मा क्या नहीं जाकर वहां बोले हैं कि ये मंगलसूत्र से लेकर के बेटी बहू तक तो इनके नेतृत्व पूरा उतर गया था कि बेटी बहू को लेकर के चले जाएंगे। इतने गंदे इन्होंने जो बोला, तो वहां की जनता ने तो आपके इस गंदी सोच को नकारा। बिल्कुल, सिलसिलेवार हम सभी राज्यों पर हम चर्चा कर रहे हैं। गंदी सोच को जो बेटी बहू पर ये कमेंट करके आ रहे थे, और इसी तरह से दीदी और दीदी वाला जो खुद प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में किया था, उसको भी वहां की जनता ने नकारा था। तो देखिए, जनता हमेशा अलग अलग समय अलग अलग चीजें, ठीक है, जवाब ले लेते हैं जी। और आपका ये नारा पूरी तरह सफल कहीं से नहीं है। एक है तो सेफ केवल अडानी और निर्मला बूच है फिलहाल। जवाब दीजिए प्रवीण जी, नारे महाराष्ट्र में तो बखूबी काम की, लेकिन झारखंड में क्यों जादू नहीं चल पाया पीएम का भी? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बौखलाहट देख रहा था प्रतीक जी का। आपने छोटा सा बस प्रश्न पूछा महाराष्ट्र के लिए, बौखलाहट देखिए, यहाँ चलेगा वहां चलेगा। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं दैट अंबानी इज नॉट इंडिया। इनकी तरह नहीं कि इंडिया इज इंदिरा। पहले तो अंबानी नहीं अडानी की बात हो रही है, अडानी इनकी तरह की नहीं कि जहां इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, ये वाला बात बिल्कुल नहीं है। बार बार दोहरा रहा हूं उस बात को। और अंबानी एक उद्योगपति है, हमको कोई लेना देना नहीं, उस पर कार्रवाई हो, हमको क्या करना है। अडानी जी, गौतम अडानी बचाओ तो यही कर रहे हैं पूरे बीजेपी पे। हमने किसी को कार्रवाई से रोका नहीं। और रही अडानी की आप बात कर रहे हैं, सबसे पहली बात, जब आपकी महाराष्ट्र में गवर्नमेंट थी तब वहां की पोर्ट को किसने दिया? आपने दिया। राजस्थान में वहां पर जब आपकी कांग्रेस सरकार थी, 72,000 करोड़ का लोन किसने दिया? आपने दिया। केरला में जब यूडीएफ के सरकार आपके साथ सरकार थी, तब वहां पर आपने उनको बहुत सारे छूट दिए थे। तो लगातार अगर बात करूं तो अडानी पर अगर किसी ने मेहरबानी की तो कांग्रेस पार्टी ने किया। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार ये आरोप लगा रहे हैं, पहले आपने गिरेबा पर खुद झांककर देख लीजिए। रही बात आपके प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देता हूं, झारखंड में देखिए निश्चित रूप से हमारी पार्टी आकलन कर रही है, चिंतन मनन कर रहे हैं, निश्चित रूप से चिंतन मनन कर रहे हैं। लेकिन इनकी तरह हम ईवीएम को दोष नहीं दे रहे हैं। दीपक बैज जी क्या कहते हैं, कल रात को क्या कहते हैं कि भाई ईवीएम में गड़बड़ी है। इनके गठबंधन के साथी संजय राउत क्या कहते हैं कि इतना बड़ा जन समर्थन महायुति को कैसे मिल सकता है जी। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, उस जनार्दन के जनादेश को स्वीकार करना चाहिए, हम स्वीकार कर रहे हैं। झारखंड में हो चाहे देश में कहीं भी हो, जहां पर हम हारे हैं वहां पर हमने कहीं पर भी ईवीएम को दोष नहीं दिया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की विचारधारा देखिए, यही छत्तीसगढ़ राज्य है जहां पर 18 में आप 68 सीटें प्राप्त किए थे, तब ईवीएम में दोष नहीं था। जब आप यहां पर हार जाते हैं, कहीं भी हारते हैं, तब ईवीएम दोषी हो जाता है। हिमाचल में आप जीते, तब आपने ईवीएम को दोष नहीं दिया। दीपक बैज जी, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि देखिए, आपके प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व पे कुर्सी खतरे में है, इसलिए उठपटांग बयान दे रहे हैं, और पूरी कांग्रेस पार्टी का यही हाल है। और रही बात भाजपा की, हम लगातार प्रत्येक चुनाव से पूर्व, देखिए पहले बात तो स्पष्ट कर दूं कि हम भाजपा जो है 24 घंटे 365 दिन जो है काम करने वाली पार्टी है। चुनाव तो आते जाते रहते हैं, हमारी पार्टी की विचारधारा अंत्योदय की है, अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के हम विकास की हम बात कर रहे हैं। योगेश जी का रुख कर लेते हैं, फिर अनिल जी से भी मैं जवाब लूंगा इस पर। योगेश जी, महाराष्ट्र का तो जनादेश स्वीकार है, बहुमत दिया है जनता ने, सब सामने है, लेकिन झारखंड में क्या कारण मानते हैं कि इंडिया ने कमाल कर दिया वहां पर? समय दीजिएगा 1-2 मिनट का जी। अमित जी, देखिए, झारखंड के संदर्भ में अगर हम 2019 का विधानसभा चुनाव उठाकर देखें जी, तो भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें मिली थी और 33.8% वोट शेयर की थी। भाई, लोकसभा 2024 का चुनाव देखें अगर झारखंड के संदर्भ में, तो भारतीय जनता पार्टी को 8 सीट मिली थी और 45.1% का वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी ने किया था। कमोवेश यही स्थिति अभी इस विधानसभा चुनाव में है। हम लगभग 42% से ऊपर वोट शेयर कर रहे हैं, तो हमारा वहां वोट ऑफ परसेंटेज कम नहीं हुआ है जी। और रही बात जो अभी कांग्रेस की प्रवक्ता अडानी जी को लेकर जिस प्रकार की बात कर रही थी, तो इनकी जानकारी, एक तो बिना तथ्यों के ये लोग बैठ जाते हैं चैनलों पर। मैं तथ्यात्मक जानकारी पेश करना चाहूंगा। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, 10 साल रहे, तो अडानी जी और अंबानी जो हमारे देश के बड़े उद्योगपति हैं, इनको वो सारी सुविधाएं, वो सारा माहौल मनमोहन सिंह सरकार ने दिया, और तत्पश्चात देश और विदेश में अपनी सफलता के परचम फैलाए। आज भी गौतम अडानी जी के ऊपर जिन विद्युत परियोजनाओं को लेकर आरोप लगे हैं, वो सारी परियोजनाएं कांग्रेस शासित राज्यों में हुई है, और कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे वहां।
भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में नहीं हुई। इसी प्रकार के तमाम आरोप इनके कथित युवराज राहुल गांधी, उन्होंने राफेल को लेकर किए थे, माननीय प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर हमले। क्या हुआ? कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। तो चिल्ला चोट करने से जनता का मन नहीं बदलता, जनता जुड़ती है जनता के हितों से जुड़े हुए कामों को लेकर, और वो हम निरंतर कर रहे हैं। जी, जवाब दीजिए। और आगे भी करते रहेंगे। जी, तो चिल्ला चोट इनका झारखंड में क्यों काम नहीं किया ये बता ही नहीं रहे हैं। चिल्ला चोट की बात कर रहे हैं तो हिमंत बिस्वा शर्मा और नरेंद्र मोदी जी ने इतना चिल्ला चोट झारखंड में जो किया उसका नतीजा क्यों नहीं मिला? देखिए, अडानी जी हो, अंबानी जी हो या कोई भी बिजनेसमैन हो, कांग्रेस ने बिजनेस प्रमोट किया है। बिजनेस को अगर आगे बढ़ाया नहीं होता तो आज हम और आप यहाँ डिजिटल चैनल से बैठ करके कर नहीं रहते। सब कांग्रेस की देन है। हमेशा से साइंटिफिक टेम्परामेंट को ही नेहरू जी ने भी प्रमोट किया है और वहां से कर रहे हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी हमेशा ह्यूमन कंट्रोल में ही रहती है और बिजनेसमैन को भी असीमित ताकत नहीं देना है, बैलेंस रखना है। ये कांग्रेस पार्टी बखूबी जानती थी। चाहे ईवीएम हो, ईवीएम में सबसे बड़ा जिसका नाम आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एलॉन मस्क है, उन्होंने भी अमेरिका के चुनाव में भी ये दोबारा स्पष्ट कर दिया कि ईवीएम फुल प्रूफ नहीं है। पर यहाँ पर ईवीएम से ज्यादा जब बात आपकी अडानी और अंबानी और तमाम बिजनेसमैन की है, तो ये बताइए, आज चाहे टाटा, बिरला, महिंद्रा तक तमाम देशों में कर रहे हैं वो बिजनेस, और ये कांग्रेस की देन है। ये भी हम बिल्कुल सहमत हैं कि आज कांग्रेस ने बिजनेस को इतना ओपन, इंडिया इकोनॉमी को ओपन किया 90s में, जिस सबका पूरा नतीजा है। कांग्रेस ने बिजनेस हमेशा प्रमोट किया है, लेकिन एक व्यक्ति को पूरा देश बेचने का काम कांग्रेस सरकार ने नहीं किया। चलिए, आज चुनाव पर सरकार ने किया है। एक व्यक्ति को सारे पोर्ट, सारे एयरपोर्ट, ठीक है। प्रवीण जी आपकी बात रखें, फिर अनिल जी को रुक करेंगे। प्रवीण जी, प्रवीण जी, प्रवीण जी आपकी बात रखें। आऊंगा प्रीति जी, फिर आपका रुक करूंगा मैं। जी, प्रवीण जी आपकी बात रखें, फिर अनिल जी का रुक करेंगे। प्रवीण जी, देखिए, जी प्रवीण जी आपकी बात जारी रखें, शुरू करें। जी, केवल 30 सेकंड से 1 मिनट लूंगा। देखिए, ये ईवीएम पर बात कर रही है। 18 में आपकी सरकार थी, चलिए आपने प्राप्त कर लिया। वर्तमान में हिमाचल में आपकी सरकार है, त्यागपत्र दे दीजिए कि ईवीएम पर विश्वास नहीं है। वायनाड में प्रियंका गांधी वाटर जीती है, बोल दीजिए भाई ईवीएम पर विश्वास नहीं है, त्यागपत्र दे दीजिए। जब आप जीतते हैं तब आपत्ति नहीं है, हारते हैं तो ईवीएम को दोष देने का बहाना ढूंढना है। यही कांग्रेस पार्टी का कह सकता है कि दो मुही चेहरा है। सबसे पहली बात, कांग्रेस ने कभी जो है धरातल पर काम किया नहीं है, इसलिए परिणाम इनके इच्छा के अनुरूप नहीं आ रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए ईवीएम के संदर्भ में माननीय चुनाव आयोग ने बार बार कहा, खुली चुनौती दी कि भाई एक व्यक्ति जिसको चुनौती देना है, बार बार उन्होंने कहा कि भाई मंच देते हैं, आके आप जो है चुनौती स्वीकार करके उसको आप क्लैरिफाई करिए। किसी एक व्यक्ति में साहस होता? केजरीवाल जी पहले बड़ा कहते थे कि भाई ये हैक होता है, कांग्रेस पार्टी ने बड़ा आरोप लगाया, चुनाव आयोग ने तो मंच सेट कर दिया। क्यों नहीं गया? क्यों नहीं गए? क्योंकि वो मालूम है कि ये हैक नहीं होता। हैक इनकी मानसिकता हो जाती है जब भी चुनाव हारते हैं तो, क्योंकि धरातल पर मैं बार बार कह रहा हूं कोई काम नहीं किया। केवल गांधी परिवार के चरणों में अपना सारा समर्पण देने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है, जनता के हिस्से का कोई सरोकार नहीं है। अनिल जी, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव पर आपकी टिप्पणी, कितने अहम ये नतीजे हैं दोनों ही पार्टियों के लिए और किस तरह से आगे की राजनीति निर्धारित करेंगे? देखिए, ना तो अदानी का मुद्दा चला है महाराष्ट्र में जी, ना जाति जनगणना का मुद्दा चला है और ना ही किसी तरीका का। वहां मुद्दा चला है लक्ष्मी बहना, जो उनकी लाडली बहना योजना का जो उन्होंने किया है। सबसे ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया, इसीलिए महायुति को वहां पर इतना ज्यादा मतदान मिला है। जिनको सीधे बेनिफिट मिल रहा है, जो जिनको सीधे सरकार बेनिफिट दे रही, उन्होंने उसको मत किया है। ना अदानी का मुद्दा चला है, न संविधान का मुद्दा चला है, न कटोगे न बटोगे, कोई मुद्दे वहां नहीं चले हैं। ये सिर्फ हवाई चैनलों के लिए, न्यूज प्रिंट के लिए ठीक थे, लेकिन मतदाताओं पे इस पर कोई असर नहीं पड़ा है। अब रहा झारखंड का मामला। झारखंड में तो जिस तरीके से उन्होंने कहा घुसपैठ का मामला, वहां पर इन्होंने भाजपा ने वोट पोलराइज करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर इसलिए नहीं चला क्योंकि जो जीएमएम सरकार है वो पिछले 5 सालों से काम कर रही है। ये पहली बार है कि झारखंड में इतने 5 सालों तक कोई मुख्यमंत्री रहा है, मतलब कोई एक सरकार रही है। तो उनकी जो योजनाएं थी, उन्होंने भी महिलाओं पे काफी चीजें कर रखी थी। वहां पर ये देंगे, ये काफी चीजें दे भी रहे हैं। तो जो सीधा बेनिफिट है वो उसका ही असर है कि उन्होंने सरकार को रिपीट किया है। जी। अब जैसे मोदी जी के कुछ बड़ी योजनाएं हैं, जैसे घर देना भी बहुत बड़ा मतलब इम्पैक्ट करता है।
उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो, जिनको घर मिलता है वो निश्चित उनको मतदान करते हैं। तो जो सीधा बेनिफिशियरी है वो सरकार को मतदान कर रहा है। बाकी ये अदानी का, अंबानी का और ये जो संविधान का है कि संविधान खत्म हो गया है, ये सारे मुद्दे नहीं चल रहे हैं। जनता मतलब मतदाताओं के बीच में नहीं है ये मुद्दे। ये दोनों तीनों पार्टियों को समझना चाहिए। सीधी सीधी बात यह है कि जो जनता को सहूलियत देगा वही जनता के साथ रहेगा। जी बिल्कुल। प्रीति जी आपकी बात रखें, कौन से मुद्दे इस बार चले? जी परसेंटेज अगर हम लोग देखेंगे, चाहे कांग्रेस बीजेपी, अभी आज के चुनाव के तो आएंगे ही सामने, पहले के भी, तो देखिए बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा। तो ये बात कि बिल्कुल ही जनता ने संविधान को बातों को नकार दिया, या अंबानी को तो ले ही नहीं रहा, अडानी के मुद्दे को नकार दिया है, ये कहना भी कहीं ना कहीं उचित नहीं रहेगा। कांग्रेस के वोट परसेंटेज भी 35-40% तक है, और सिमिलरली बीजेपी का थोड़ा ऊपर नीचे कहीं कहीं राज्य के हिसाब से वेरी करता है। तो कुल मिला के मुद्दे सभी पार्टी अपनी अपनी उठाते हैं। जनता, महाराष्ट्र में जनता ने वोट नहीं दिया कांग्रेस पार्टी को ज्यादा, मगर वहां दिया है झारखंड में इंडिया गठबंधन की बात करें, बल्कि वहां भी एनडीए और यहाँ भी इंडिया गठबंधन की बात हो रही है। छत्तीसगढ़ में एक इकलौता था जहां पर बीजेपी के उपचुनाव में हर जगह रिपीट, या अनिल जी ने भी इस बात को पहले ही कहा कि हर जगह जो सरकार होती है, सरकारी चुनाव लड़ती है, उपचुनाव तकरीबन, और वहां रिपीट किया है। तो बात यहाँ पे सिर्फ महाराष्ट्र और झारखंड में रह जाती है। एक राज्य की जनता ने आपको नकार दिया है, एक राज्य की जनता ने सर पे, हालांकि सरकार तो मध्य प्रदेश में भाजपा की, लेकिन विजयपुर में तो हार हो गई ना। योगेश जी बात रखें। जी मैं बात रख रहा हूँ। थोड़ा सा साथी प्रवक्ता ने जो वोट शेयर की बात करी है जी, तो 2019 महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को केवल 16% वोट मिला था, 38-40% नहीं मिला था। गलत जानकारी चैनल पर बैठकर ना दें। झारखंड में 2019 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को केवल 14% वोट मिले थे, कोई 38-40% नहीं मिले थे। तो मैडम डिफरेंस तो बहुत बड़ा है। अभी आपको बहुत लंबा सफर तय करना है वोट शेयर के मामले में। वही लोकसभा चुनाव हमने साफ कहा, आप भी बात को घुमाइए मत। हम चाहते हैं कट टू कट बात हो, फैक्ट्स पर। प्रवीण जी का हम रुख करेंगे। जी 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 17% वोट जी महाराष्ट्र के अंदर, भाई झारखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी को 19% वोट जी। तो आप अभी 35-40% का जो कह रही थी ना, वो वहां तक पहुंचने में आपको गांधी परिवार से मोह भंग करना पड़ेगा। कांग्रेस गांधी परिवार के पोषण से शुरू होती है और उन्हीं के कुपोषण पर खत्म होती है। जब तक जनता के बीच में आप 24/7 365 दिन धरातल पर नहीं उतरेंगे, तब तक आपको जनता अपना वोट नहीं देगी। क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी सनातन का निरादर करती है और रोजा इफ्तार में शिरकत करती है। इन्हीं सनातन प्रेमियों से फिर वोट की डिमांड भी करती है। ठीक है, प्रवीण जी का रुख कर लेते हैं। प्रवीण जी, फैक्टर्स बहुत सारे अब बताए जा रहे हैं, लेकिन अगर हम रायपुर दक्षिण पर हम वापस आए, इस चर्चा को केंद्रित करें, तो ये जीत हम कह सकते हैं कि काफी ऊर्जा देती है कार्यकर्ताओं को। अब आगामी समय में जब नगरीय निकाय पंचायत चुनाव होने हैं, तो कितने आश्वस्त हैं जित होगी, या फिर चुनौती अभी भी मानते हैं कि इसमें भी मेहनत करनी होगी, तब जाकर जनादेश हमारे पक्ष में आएगा और शहर सरकार बनेगी, पंचायतों में हमारे जो जनप्रतिनिधि स्थापित होंगे? देखिए, मेरे साथी प्रवक्ता ने बहुत अच्छा विषय रखा जी, जो मैंने पहले रखा था कि देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार 24/7 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। तो लगातार हम धरातल पर काम कर रहे हैं, चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव है, कोई भी चुनाव हो, हम लगातार जनता के बीच सक्रिय रहते हैं। रही बात, देखिए स्पष्ट रूप से अगर बात करें तो नगरीय निकाय चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। वहां अगर हम बात करें तो सड़क, बिजली, पानी की जो मूलभूत सुविधा है, उस पर अगर आप देखेंगे रायपुर की खासकर बात करें तो लगभग 3 बार से कांग्रेसी महापौर है। किरणमयी नायक जी थी, प्रमोद दुबे जी थे, वर्तमान में इनके महापौर एजाज ढेबर जी हैं। लेकिन रायपुर के क्षेत्र की बात करूं तो नगर निगम के माध्यम से कोई काम नहीं हुआ। अधिकांश सत्ता इनको प्राप्त हुई, सत्ता देखिए भाजपा या कांग्रेस की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अगर प्रदेश के स्तर की बात करूं, नगर निगम रायपुर विशेष में इनके महापौर रहते हुए यदि रायपुर का अगर काम नहीं हो पा रहा है, तो निश्चित रूप से जनता ने इनको 3 बार अवसर देकर देख लिया। अब प्रत्यक्ष रूप से जनता सब कुछ देखते हुए, जानते हुए भाजपा को वोट देगी, क्योंकि इनको मालूम है कि विकास का काम करने वाली कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। 3 बार अवसर देने के बाद भी यदि जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, तो निश्चित रूप से जनता ने अपना मन बना लिया है कि नगरीय निकाय चुनाव हो चाहे पंचायत चुनाव हो, कांग्रेस पार्टी को यहां से सुपड़ा साफ करके भगा देना है।
अनिल चौबे जी, क्या मानते हैं कि इस बार शहर सरकार बनाने में भी कांग्रेस को चुनौती होने वाली है? हाँ, शहर सरकार बनाने में कांग्रेस को चुनौती इसलिए होने वाली है जी। क्योंकि अगर नेगेटिव मुद्दों को लेके ये चली जिस तरीके से चलती आ रही है तो जनता उसको नकार देगी। जनता सकारात्मक और सचल मुद्दों को ही आजकल वो इम्पैक्ट कर रही है। जनता ये जानना चाहती है कि रामलाल ने क्या किया, ये मुझे लेना देना नहीं। जनता ये जानना चाहती है कि आप हमारे लिए क्या करोगे, जिसका कहीं कोई जिक्र ही नहीं कर रहे हैं, चाहे नेशनल लीडर हो चाहे वो। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो को जारी किया और उसका बहुत ज्यादा जिक्र ही नहीं किया। जी। कहीं ये नहीं लगा कि भाई जनता के लिए हम ये करेंगे, ये होगा। ये मैनिफेस्टो जारी किया, ताली बजाई और चल दिए, जबकि मैनिफेस्टो इज द मेजर थिंग। तो ये सब चीजें कांग्रेस को सुधारना पड़ेगी। भाजपा इस सब में मास्टर है और वो अपनी जनता की भले ही वो विकास कम करे लेकिन विकास का ढिंडोरा खूब पीट लेती है, जिससे जनता पे इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन सिर्फ ढिंडोरा पीटने से तो प्रीति जी बात नहीं बनेगी ना, और खासकर अभी तो हम कह सकते हैं कि राज्य में आप विपक्ष हैं, शहर सरकार में आप सत्ता पक्ष हैं, लेकिन आगे अगर सत्ता को बरकरार रखना है तो क्या मानते हैं कि आवाज को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाने का कोई और माध्यम, कोई और जरिया कांग्रेस को ढूंढना होगा? बेशक अभी जो मैनिफेस्टो की बात की तो महाराष्ट्र में हमने 5 गारंटी दी थी, हम बताना चाहेंगे। और क्योंकि हम खुद महाराष्ट्र में थे तो महिलाओं को महीना का 3,000 और युवाओं को, बेरोजगारों को 4,000 देने का वादा और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 25 लाख का वादा। पूरा मैनिफेस्टो में हमारी 5 गारंटी थी बाकायदा। तो ये था, और यही जेएमएम सरकार के संग गठबंधन में जो हम पहले से मैया सम्मान योजना में महिलाओं को वहां पर दे रहे हैं, उसमें भी बढ़ोतरी की गारंटी हमने दी थी। तो ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात अभी अनिल जी ने कही कि जितना विकास करती नहीं भाजपा, उससे अच्छा ढिंडोरा पीट लेती है। कांग्रेस 70 सालों में जितना काम किए उसका उतना ढिंडोरा ही नहीं पीट पा रही। लेकिन एक बात हमने स्टार्टिंग में ही कही थी कि सारी बातों को सहमत एक तरफ, सारे डिस्कशंस एक तरफ, लेकिन चुनाव जीतने की स्ट्रेटजी पर कांग्रेस को एज अ पार्टी हमें खुद को वापस इस पर एक विचार विमर्श करने की डेफिनेटली आवश्यकता है। अगेन द की वर्ड इज इलेक्शन विनिंग स्ट्रेटजी। इलेक्शन विनिंग स्ट्रेटजी पर तो काम करना होगा, लेकिन ये जो विनिंग स्ट्रेटजी आपकी चुनाव में थी योगेश जी, क्या मानते हैं कि शहर सरकार में यही स्ट्रेटजी रखेंगे या फिर बदलाव करेंगे अनुरूप? योगेश जी। देखिए, हमारे यहाँ शहर सरकार के चुनाव तो अभी लगभग 4 साल का समय है। बिल्कुल, बहुत समय अभी तो संपन्न हुआ। विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले, 6 महीने पहले संपन्न हुए हैं। तो शहर सरकार और ग्राम पंचायतें सभी कमोवेश भारतीय जनता पार्टी को अच्छा जनादेश मिला है और उम्मीद रखते हैं कि इसी प्रकार हमारे काम चलते रहेंगे जमीन से जुड़े हुए, तो निश्चित रूप से हमें मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मिलता रहेगा। कांग्रेस की गारंटी की बात जो कर रही थी मेरी साथी प्रवक्ता, तो मैं बताना चाहूंगा कर्नाटक में, हिमाचल में, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। राहुल गांधी जी ने बड़े जोर शोर से कहा था चुनाव के समय कि 8,500 रुपए खटाखट डालूंगा। एक भी प्रदेश की सरकार में किसी भी महिला के खाते में खटाखट 8,500 रुपए महीने नहीं जा रहे। तो कांग्रेस की जो गारंटी है वो गांधी परिवार की तरह देश और प्रदेश में अप्रासंगिक हो चुकी है। इनके ऊपर मतदाता का भरोसा उठ चुका है, क्योंकि ये जो कहते हैं वो करते नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो करती है, पहले करके दिखाती है, बाद में कहती है और उसका वादा करती है। जी प्रीति जी, जवाब दीजिए। कांग्रेस को लेकर काफी बातें मध्य प्रदेश से भी लगातार चर्चा में सामने आती है, और जैसा कि आपने कहा कि विनिंग स्ट्रेटजी पर काम करना है, तो क्या आप मानती हैं कि इसकी जो शुरुआत है अब दक्षिण के जो नतीजे हैं ये आज ही के दिन से हो सकती है, या फिर पहले हार के कारणों पर मंथन होगा, विचार विमर्श होगा, उसके बाद तैयारी शुरू होगी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, इलेक्शन स्ट्रेटजी, विनिंग स्ट्रेटजी की जो हम बात की उस पर तो आज ही से मंथन करनी होगी कि हमारे तो बहुत सामने चुनाव है। अगर जो पूरा लोकल बॉडी इलेक्शन से सामने है बिल्कुल, तो इस पर बिल्कुल विचार विमर्श और एक्शन तुरंत करना होगा एज अ पार्टी। इन्होंने 8,500 का जो जिक्र किया वो हम जरूर बताना चाहेंगे कि लोकसभा के मैनिफेस्टो में वो था, और जब आप केंद्र में सरकार बनाते हैं या नहीं बनाते हैं इस पर डिपेंड करता है। और वोटिंग परसेंटेज वाली बात मेरी इन्होंने जो खारिज करी थी, आप सिर्फ एक 2 स्टेट का ले लिए। हम अपने वक्तव्य में बात बोले भी है कि ऑन एन एवरेज बात कर रहे हैं, एक आध स्टेट इधर उधर डेटा ऊपर नीचे है। तो ये इन्होंने झूठ बोलने का इल्जाम लगाया, उस पर हमारी आपत्ति है। आप हमारे वक्तव्य को दोबारा सुन ले। थैंक यू। ठीक है, मैं आऊंगा योगेश जी, आपका फिर से मैं रुख करूंगा फैक्ट्स के साथ। जो आपने बातें लिखी है उस पर भी हम जरूर चर्चा करेंगे। प्रवीण जी का रुख कर लेते हैं। प्रवीण जी, कांग्रेस अब विनिंग स्ट्रेटजी की तरफ जाने की बात कह रही है, आप तो ऑलरेडी विन की पोजीशन में हैं। फिलहाल एक जीत मिली है कार्यकर्ताओं में, जैसे कि हमने पहले भी कहा है, काफी उत्साह है।
आगे भी एक बूस्टर डोज मिलेगा काम करने के लिए। लेकिन आपने क्या किया और शहर सरकार में यदि आते हैं तो क्या देंगे? जैसे कि अनिल जी ने कहा कि आप लोग काम करते हैं लेकिन ढिंडोरा बहुत पीटते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत बड़े स्तर पर काम हुआ है। तो फिलहाल क्या रणनीति बीजेपी की होगी आगे? देखिए, सबसे पहले बात तो आदरणीय अनिल जी के वक्तव्य से मैं विनम्रतापूर्वक असहमति व्यक्त करता हूं। हम जो काम करते हैं उसका हम प्रचार करते हैं, और जो कांग्रेस पार्टी काम करती है भ्रष्टाचार का, उसका बखान तो जनता स्वयं करती है। पिछले 5 साल में जो घोटाला हुआ था, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो कोयले का घोटाला हो, चाहे तो मैं बात करूं गौ माता के नाम पर गौठान घोटाला हो या गौमूत्र घोटाला हो, जनता कह रही थी। तो निश्चित रूप से भाजपा जो काम करती है उसका प्रचार हम अच्छे से करते हैं। और कांग्रेस पार्टी केवल भ्रष्टाचार करती है, क्योंकि इनका एक टैगलाइन है, भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है, और अपराधियों को संरक्षण देना, उनका संवर्धन करना कांग्रेस पार्टी का काम है। रही बात, अगर आपने आगे के दृष्टिकोण की बात की, देखिए मैं बार बार इस विषय को कह रहा हूं कि देखिए हम जनता के बीच रहकर काम करते हैं, इसलिए जनता की नब्ज को हम समझते हैं कि जनता की समस्या क्या है, उस समस्या का निराकरण कैसे हो सकता है, उसी विषय को लेकर हम जनता के बीच जब हम जाते हैं, तो चाहे लोकसभा के परिणाम हम देखें, चाहे विधानसभा के परिणाम हम देखें, या आने वाले नगरीय निकाय के परिणाम हम देखेंगे, तो हमारे पक्ष में आता है, क्योंकि हम जनता के बीच रहकर वास्तविकता में रहकर काम कर रहे हैं। इनकी तरह नहीं जो अगर कहे तो अवसरवादी रूप से ट्रैक्टर चला रहे हैं, अगर हम कहें राहुल गांधी जी को देखेंगे तो अवसरवादी किसान बन जाते हैं, किसानी का क तक नहीं मालूम है, और इसलिए जनता ऐसे अवसरवादी नेता को कभी वोट नहीं देती है और सत्ता से बाहर इनको कर देती है। तो नगरीय निकाय आने वाले चुनाव हो चाहे पंचायत के चुनाव हो, हम धरातल पर काम करने वाली पार्टी है, इसलिए जनता का विश्वास पुनः हमें प्राप्त होगा, ऐसा मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है। अनिल जी, आपके बयान से भली भाजपा असहमति रखती है, लेकिन जो मुद्दे आपने बोले थे इस चर्चा में बीच में, जैसे कि कांग्रेस जिन मुद्दों को उठा रही थी, जनता पर उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन आने वाले समय में अगर यही मुद्दे जनता के बीच लेकर के कांग्रेस फिर जाती है तो क्या इस बार प्रभाव देखने को मिलेगा? देखिए, मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि जो नेगेटिव कैंपेन है किसी भी पार्टी की हो, उसको जनता स्वीकार नहीं कर रही है। जनता को मालूम है कि किसने खून किया है, किसने अपराध किया है, जनता को सब पता है, उसको नेताओं को बताने की जरूरत नहीं है। नेताओं को तो ये बताना चाहिए कि हम आए हैं इलेक्शन के लिए, हम आपकी सेवा करने आए हैं, हम आपके लिए क्या करेंगे। जनता वो सुनना चाहती है। अगर ये स्ट्रेटजी इन्होंने कांग्रेस ने अपनाई तो शायद कुछ इनको सफलता मिल जाए, क्योंकि मेरी कमीज इनकी कमीज से ज्यादा सफेद है, इसको चक्कर में आजकल जनता पढ़ती नहीं। क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया इतना तेज हो गया है कि आपके कहने की जरूरत नहीं, उसको सारी चीजें पता है। जो आप भाषण में कह रहे हो, स्पीच में बोल रहा हूँ, सब चीजें पता है आप उनको, जनता को। आप तो ये बताओ कि आप जनता को क्या राहत दोगे, जनता की प्रगति के लिए क्या करोगे, ये कोई नहीं बता रहा। भाजपा बताती है, लेकिन अगर 10% का काम करती है तो उसको 40-50% बताती है, वो ठीक है, उनकी ट्रेजरी हो सकती है, लेकिन भाजपा कहीं तो बताती है। लेकिन कांग्रेस क्या करेगी ये बताती नहीं। ठीक है, कांग्रेस क्या करेगी बताएंगे प्रीति जी, उसके बाद योगेश जी का रुख करेंगे, फिर चर्चा का समापन भी हमें करना है क्योंकि समय बहुत कम है। जी प्रीति जी, संक्षेप में। जी, बहुत अचंभित होकर हम ये कहना चाह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे जैसे वक्तव्य क्या नेगेटिव नहीं है? पूरा इल्जाम जो कांग्रेस पर आ रहा है, एक विपक्ष के तौर पर कांग्रेस की ये जिम्मेदारी है कि सत्ता में बैठे लोग क्या कर रहे हैं उसे जनता तक पहुंचाना, उनके जो गलत कार्य हैं उसे जनता तक पहुंचाना, ये एक विपक्ष के तौर पर हमारी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को हम बखूबी आगे भी निभाते रहेंगे। बिल्कुल। देखिए, बटेंगे तो कटेगा कांग्रेस समझ नहीं पाई। उन्होंने हिंदू वोटों को पोलराइज करने के लिए ये नारा दिया था और उसका फायदा उनको मिला। नेगेटिविटी तो है, नेगेटिविटी की बात हो रही है, फायदा तो मिला है। देखिए, फायदा मिल गया इसलिए वो नेगेटिव नहीं रहा, ये कहना सही नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि नेगेटिव है, उसमें पूरी नेगेटिविटी पूरे। अनिल जी, क्या मानते हैं कि इस पूरे स्लोगन में कुछ भी नकारात्मक है? अनिल जी, मुसलमानों को बांटने का काम रहा है, जैसा कांग्रेस ने कहा कि डराने की कोशिश है, तो अनिल जी क्या मानते हैं कि डराने की कोशिश की गई वोटर्स को इस स्लोगन से? बटेंगे तो कटेंगे से जी, बटेंगे तो कटेंगे से, क्योंकि उनका हिंदू हिंदू वोटों को पोलराइज करना था, उसके लिए उन्होंने मैसेज दिया। उसको योगेश जी, मोदी जी ने फैक्ट्स भी कुछ उनके पास है। योगेश जी, क्या सिर्फ वोटों के ध्रुवीकरण के लिए इस तरह की कैंपेनिंग जैसे कांग्रेस नेगेटिव कह रही है, ये आपने की और इसका फायदा मिला आपको कहीं ना कहीं? देखिए अमित जी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तीन जैसी। कहने का तात्पर्य ये है कि बटेंगे तो कटेंगे, ये वर्ड आया कहां से? जो बांग्लादेश में कुछ महीनों पहले घटनाक्रम घटित हुआ और उसके परिप्रेक्ष्य में वो जो शब्द है बटेंगे तो कटेंगे, वो निकलकर आया, कल पश्चिम बंगाल से निकलकर आया, पूरे देश में प्रचलित हुआ। लेकिन पश्चिम बंगाल से नहीं निकला योगेश जी,
ये उत्तर प्रदेश से निकला है, आप उसको सुधारिए जी। ये उत्तर प्रदेश से निकला है, पश्चिम बंगाल से नहीं निकला है। और बांग्लादेश के मामले में किसी ने, भारत के किसी आदमी ने स्टैंड नहीं लिया है। मुझे कंप्लीट करने दीजिए, आप प्रबुद्ध आदमी है, मैं आपका मान सम्मान रखता हूँ जी, आपका समय आप दिएगा। तो देखिए, एक है तो सेफ है, तो माननीय मोदी जी का स्पष्ट संदेश था, अखंड भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। और निश्चित रूप से मतदाताओं ने उस मूल मंत्र के ऊपर न केवल काम किया, बल्कि उसको अपने आत्मसात करते हुए और ईवीएम पे कमल के फूल का बटन निर्भीक होकर दबाया। और हम तो यशस्वी प्रधानमंत्री पिछले 10 सालों से जो अपने अथक प्रयासों के माध्यम से विभिन्न वर्ग और समूह में बटे हुए जाति और वर्गों को जो सनातन के नाम पर एक कर चुके हैं, उनको विखंडित करने का जो षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी और इनके युवराज राहुल गांधी का था, उनको सिरे से देश और प्रदेश की जनता ने खारिज किया है। और मैंने जो वोट शेयर के आंकड़े दिए थे वो झारखंड और महाराष्ट्र के संदर्भ में दिए थे, क्योंकि उन दोनों राज्यों के चुनाव परिणाम आज आए हैं। मैंने पूरे देश के संदर्भ में नहीं किया था। तो अल्प ज्ञान के कारण अगर आपको कोई गलत फहमी हुई हो तो उसको त्रुटि सुधार करें तुरंत। रही बात बुधनी में हमारा प्रत्याशी आखिरी राउंड की गिनती तक लगभग 9,000 के आसपास के वोटों से आगे चल रहे थे। तो निश्चित रूप से बुधनी विधानसभा चुनाव हम जीतने जा रहे हैं। और अब मुझे दूसरे चैनल पर जाना है, तो क्षमा प्रार्थी के साथ लेफ्ट कर। योगेश जी, बहुत धन्यवाद आपका, हमसे आप जुड़े। और चुनाव की दिलचस्प बात यही होती है कि जो नारे कैंपेन्स में दिए जाते हैं काफी दूरगामी वो दिखते हैं। फिलहाल रायपुर दक्षिण की जीत को लेकर क्या दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे, महाराष्ट्र में महायुति सरकार किस दिशा में अब आगे बढ़ेगी, कौन मुख्यमंत्री होगा, झारखंड में इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में किस तरह से राज्य की दशा और दिशा दोनों बदलने की बात कही गई थी वो होगी, और यूपी में योगी का जो मैजिक चला है उसके पीछे कौन से फैक्टर्स है, इस पर आगे भी चर्चा होती रहेगी। समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चुनाव को लेकर चर्चा हमारी लगातार टीवी 24 पर जारी थी और आगे भी हमारे साथ गेस्ट का पैनल जुड़ता रहेगा। और फिलहाल आपको बता दें, जो जीते हुए उम्मीदवार हैं, सुनील सोनी की बात करें या फिर जिनकी हार हुई है, उन्होंने क्या कुछ कहा टीवी 24 पर, यह भी जरूर हम आपको सुनाएंगे। फिलहाल यहां पर हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।